नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बात शुरू करूं उससे पहले आपसे आग्रह रहेगा कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए। चर्चा करेंगे उस इलेक्टोरल बॉन्ड की जो विपक्ष की आंखों में खटक रहा है और जिसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और फिर उसे लेकर संविधान पीठ बैठी है सीजीआई की अगुवाई में। उस पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। पहले रोज क्या कुछ हुआ उस पर मैं आऊं उससे पहले दो तीन बातें जानना बड़ा जरूरी है और दरअसल वो सवाल भी है। एक तो यही कि क्या कांग्रेस और उसकी अगुवाई वाले विपक्ष ने यह मान लिया है कि नरेंद्र मोदी से दो दो हाथ चुनावी मैदान में करना अब उनके बस की बात नहीं रह गई है, इसलिए राजनीतिक लड़ाई का अखाड़ा जो है उसे क्या सुप्रीम कोर्ट को बनाया जा रहा है और इसीलिए तमाम पीआईएल वगैरह पढ़ रही है। और ये देखिए, ये नाहक नहीं कहा जा रहा है। आप देखिए कि अभी जिस इलेक्टोरल बॉन्ड पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे उसको चुनौती देने वाली जो याचिकाएं हैं उसमें कांग्रेस के नेता भी शुमार हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भी शुमार हैं। एक दूसरा, इससे पहले आप देखिए ईडी के डायरेक्टर के एक्सटेंशन को चुनौती देने वालों में कांग्रेस के नेता शुमार थे। थोड़ा और पीछे आप चले जाइए, पेगासस, तो पेगासस को लेकर जो माहौल बनाया गया और फिर उसे लेकर जिस तरह का एक बितंडा खड़ा किया गया उसमें भी कमोबेश इसी इकोसिस्टम के लोग शुमार थे। आप चले आइए आर्टिकल 370, उसको जिस तरह से चुनौती दी गई वहां भी इसी तरह की बात देखने को मिली। तो ये जो तमाम घटनाक्रम है, ये घटनाक्रम तो यही बताता है कि अब सुप्रीम कोर्ट को अखाड़ा बना लिया गया है और वहीं से कांग्रेस और पूरा विपक्ष एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश में लगा हुआ है कि वहां से जो नैरेटिव बनेगा उस नैरेटिव के सहारे 2024 की बैतरणी पार की जाएगी। लेकिन अभी तक तो ऐसा लगता है कि उनके हाथ बहुत कुछ खास लगा नहीं, क्योंकि जब ये नैरेटिव गढ़ने आते हैं तब इनका दांव उल्टा पड़ जाता है। दो तीन आपको उदाहरण देता हूं, फिर आता हूं इलेक्टोरल बॉन्ड पर। और ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये जो तमाम कवायद है वो कवायद साफ बता रही है कि ये चाहते हैं कि एक नैरेटिव सुप्रीम कोर्ट से बने। वहां से जो ऑर्डर आएगा, जाहिर सी बात है, उस सुप्रीम कोर्ट जब किसी मसले पर फैसला देता है तो उस फैसले का जनमानस पर प्रभाव पड़ता है। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूं, दिल्ली के शराब घोटाले वाले मसले में जिस तरह से मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज हुई, उस जमानत याचिका के खारिज होने से एक बात तो साफ हो गई कि जो पार्टी ईमानदारी का दावा करती है वो कम से कम ईमानदार तो नहीं है, एक। और दूसरा ये कि देखिए, मनीष सिसोदिया ने कुछ नहीं किया, जो किया वो सब अरविंद केजरीवाल ने किया है। ये दो बातें जनमानस में जाने लगी हैं। ये होता है सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश होते हैं, जो फैसले होते हैं, उसका असर। अभी आप देखिए कि ये कांग्रेस ही थी और उसका पूरा कुनबा था। जब 14 पार्टियां पहुंच जाती हैं सुप्रीम कोर्ट, सीजीआई की बेंच होती है और वहां से ये भाग आते हैं, चूंकि इनको पता है कि अगर डिसमिस हो गया तब मामला गड़बड़ हो जाएगा, कोई ऑर्डर निकल आया तो मामला बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि वहां जो बहस हुई थी, जब ये लोग ईडी और सीबीआई के बहाने सरकार को खड़ा करने कटघरे में पहुंचे थे, तब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से इनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई और उनको लगा भाग लो इसको लेके, नहीं ना मालूम सुप्रीम कोर्ट क्या कह देगा। तो बड़ी जो है, जो नैरेटिव बनाने वाली इन्होंने कवायद सोची है, वो नैरेटिव उल्टा बन जाएगा और सरकार के पक्ष में चला जाएगा। फिर इसी तरह से आप देखिए, प्रशांत भूषण गए थे कि ईडी के डायरेक्टर को लेकर प्रोसीजर था कि ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सब मैं नहीं करूंगा, आप जाइए। तो ये सब ये ऐसे उदाहरण है। फिर आप ईडी वाले ही कई मसले में आप देखिए, जब ये हुआ कि नहीं ईडी को घेरा जाए और ये बताया जाए कि नरेंद्र मोदी इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो वहां इनको मुंह की खानी पड़ी। और इसका सबसे बड़ी मिसाल तो मनीष सिसोदिया वाला ही मसला है, फिर सेंथिल बालाजी वाला मसला। इस तरह के कई मसले हैं जहां नैरेटिव बनाने के चक्कर में ये लोग फंस गए। आप 370 वाला देखिए, अभी उस पर कोई जजमेंट नहीं आया है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन जो बहस हुई थी उस बहस के दरमियान जो टिप्पणी की थी सुप्रीम कोर्ट ने, उसने तो प्राण सुखा दिए थे।
उन लोगों के जो लोग ये मानकर चल रहे थे कि इसी के सहारे हम 2024 का चुनाव लड़ेंगे। तो ये दरअसल कहने का अपना अर्थ इतना भर है कि एक कोशिश होती है कि अगर वहां से कोई इस तरह का जजमेंट आता है, ऑर्डर आता है जो एडवर्स होगा नरेंद्र मोदी सरकार के, तो फिर घेर लिया जाएगा। देखिए हम तो कह रहे थे कि ईडी का लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। अब उसी तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मसला पहुंचा और कहा गया कि साहब इसमें पारदर्शिता खत्म हो गई है और इससे काला धन बढ़ेगा और ये एक तरह से जो है भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा। ये कौन कह रहा है? ये कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, ये कम्युनिस्ट पार्टी के लोग कह रहे हैं। अब मैं ये क्यों ऐसा कह रहा हूं? ये जून 2013 की बात है जब केंद्रीय सूचना आयोग एक ऑर्डर पास करता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनको आरटीआई के अंदर लाया जाए। बड़ा विरोध करते हैं, कांग्रेस कहती है ऐसे कैसे हो सकता है, तब यूपीए की सरकार होती है। कम्युनिस्ट पार्टी कहती है क्या मतलब है, ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे आप लाएंगे? अब आप देखिए ये वो पार्टियां हैं जो आरटीआई के भीतर राजनीतिक दल को लाया जाए उससे इनको गुरेज था, परहेज था। अरे भाई सीधे चले जाते। वो जो पारदर्शिता है, वो जो काला धन वाला मसला, जो बातें आज उठाई जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, संविधान पीठ के सामने, वो दरअसल बात पहले भी थी, लेकिन तब उस पर बड़ा विमर्श नहीं हुआ। कहा गया कि नहीं नहीं ठीक है, हम लोग जो है वो आरटीआई के भीतर नहीं आएंगे, क्योंकि डर ये नहीं था कि आप आरटीआई के भीतर आएंगे तो आपका डिसीजन मेकिंग पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कहां से कौन कैंडिडेट खड़ा करना है। इसका डर नहीं था। डर इसका था कि तब ये भी बताना पड़ेगा कि पैसा कहां कहां से आ रहा है, और यही डर था कि आरटीआई में के तहत पॉलिटिकल पार्टी को रखा जाए, इसका विरोध हुआ। और तब आपको यह जानकर आश्चर्य हुआ था कि भाजपा ने समर्थन किया था इसका, कि ना भाजपा को इसमें होना चाहिए, यानी आरटीआई के मातहत पॉलिटिकल पार्टी को होना चाहिए। पर इन लोगों को एतराज था। अब आज ये लोग भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। खैर आते हैं हम लोग इलेक्टोरल बॉन्ड पर। तो इलेक्टोरल बॉन्ड पर तो बहस चल ही रही है। समय 4-4 घंटे का बेंच ने तय किया था, संविधान पीठ ने, माफ करिएगा, संविधान पीठ ने तय किया था। लेकिन कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण, इन लोगों ने अपना जो है अपनी बात समराइज कर दी। उन्होंने जो कुछ कहा वो तो एक बात है, लेकिन प्रशांत भूषण की 2-3 बातों का मैं जिक्र जरूर करूंगा। देखिए जब बेंच बैठती है और सब तय होता है कि हाँ आप इतना टाइम बोलेंगे, आप इतना टाइम बोलेंगे, उसके बाद में प्रशांत भूषण बात रखना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि साहब ये जो एफसीआरए है ना, एफसीआरए में अमेंडमेंट किया गया, मामला यहीं से गड़बड़ हो गया। सीजीआई ने कहा कि तब इलेक्टोरल बॉन्ड को काहे के लिए चुनौती दी है जब एफसीआरए से मामला गड़बड़ हुआ है। तो अब एफसीआरए में क्या था? देखिए एफसीआरए में यह कर दिया गया है कि जो भी विदेशी कंपनी है अगर उसकी सब्सिडरी इंडिया में है तो वो उसका फंड जो है वो परमिटेड है। और आपको एक बड़ी चीज बताऊं कि ये तो आप एक तरह से कहें कि एफसीआरए में अमेंडमेंट करके किया गया, लेकिन इसके पहले क्या क्या खेल चलता था उसकी भी अपनी बड़ी कहानी है। लेकिन उस कहानी पर कोई बात करने नहीं जाएगा कि पैसा आ जाता था और पता ही नहीं चलता था, विदेशी कंपनियां पैसा भेज देती थी, तब वो दूसरे सरकार की रिजीम हुआ करती थी। बहरहाल तो इन्होंने कहा कि साहब ये एफसीआरए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सीजीआई ने कहा कि एफसीआरए का मसला है तो आपने इसे क्यों चुनौती दी। फिर बात आगे बढ़ी और बात आगे बढ़ी तो जब दर्द फूटा तो वो दर्द मैं आपको बताता हूं, क्योंकि वो दर्द बताता है कि किस तरह से संकट जो है इनके सामने खड़ा है। देखिए इन्होंने क्या कहा कि 6 साल में 16,000 करोड़ रुपए जो डोनेशन है वो आए हैं पॉलिटिकल पार्टियों को, जिसमें 9,188 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए आए हैं। अच्छा फिर आप सुनिए, इसमें बीजेपी को अन्य राजनीतिक दलों से 3 गुना अधिक चंदा मिला है। फिर आगे कहते हैं 6 सालों में बीजेपी को 52% से अधिक चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड से आया है। अच्छा अब ये कहते हैं कि देखिए ये जो लोग जो चंदा देते हैं ना, ये एक तरीके से किकबैक है जो कारपोरेट हाउस देते हैं, माने घूस है। क्यों? क्योंकि वो चंदा दे रहे हैं तो वो चाहते हैं कि जो
नियम कानून है वो उनके हिसाब से बने, मतलब उसमें उनका जो है अपना एक तरीके से फायदा हो। ये अप्रत्यक्ष तौर पर अब बस ये कहिए कि नाम नहीं लिया गया, नहीं तो ये तो नाम भी ले लेते, लेकिन नाम लिया गया, वेदांता का नाम लिया गया। उदाहरण दिया इन्होंने कि देखिए जैसे वेदांता घाटे में है, तमाम अखबारों में खबरें आ रही हैं, लेकिन 2013 में इनका गोवा में इन्वेस्टमेंट होता है, इनका उड़ीसा में इन्वेस्टमेंट होता है, इनका छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टमेंट होता है। अब यह प्रत्यक्ष तौर पर यह कहना चाह रहे हैं कि दरअसल चूंकि ये पार्टियों को फंड कर रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, तो इसलिए पार्टियां जिस पार्टी की सरकार है वो इनके लिए जो है अपना खोल दे रही है कि हाँ आइए और लेकर जाइए, सब आप ही के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए ऐसा है, पहले इंडिविजुअल ना लेकर आइए भाई। अब आप वेदांता का उदाहरण दे रहे हैं, हम कोई टिप्पणी कर देंगे, तो इसलिए आप इंडिविजुअल मामला इस तरह से मत उठाइए, आप टोटलिटी में जो बात कर रहे हैं वो करिए। तो इनका कहना हुआ कि देखिए सारा पैसा इन्हीं के पास जा रहा है। तो न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि भाई देखिए जिसकी सरकार रहती है, जाहिर सी तो रूलिंग पार्टी है, तो उसको वो चंदा देती ही है। अब देखिए कि ये तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट में हुई, लेकिन दर्द एकदम अलग किस्म का कि साहब इन्हीं को क्यों मिल रहा है, इन्हीं के पास पैसा क्यों जा रहा है, काहे के लिए इनको जो है फंड दिया जा रहा है। और आप देखिए कि क्या क्या तमाम बातें हो रही हैं जो पूरे इकोसिस्टम में, कि अब जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा और उस ऑर्डर आने के बाद जो है भाजपा और नरेंद्र मोदी का खेल खत्म हो जाएगा, यानी ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो भी आएगा। मगर बड़ी चीज ये है कि ये जो बहस है, इस बहस से एक बात तो स्पष्ट हो गई कि समस्या इस बात को लेकर है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड आया है, उस इलेक्टोरल बॉन्ड से इनको क्यों नहीं पैसा मिल रहा है, इनको क्यों नहीं चंदा मिल रहा है। अब इसका मतलब तो ये हुआ कि कारपोरेट हाउस किसको चंदा दें, यह भी क्या पॉलिटिकल पार्टी तय करेंगी, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन इन तमाम सवालों का जवाब और इस इलेक्टोरल बॉन्ड को क्या कुछ इसको लेकर मानना है सुप्रीम कोर्ट का, संविधान पीठ का, ये तमाम चीजें तो बाद में जब जजमेंट आएगा तो निकल कर आएंगी। लेकिन इससे एक बात तो स्पष्ट है, वो ये कि जो पूरा इकोसिस्टम है और कांग्रेसी धड़ा है, वो ये मानकर चल रहा है कि अब अगर कुछ हो सकता है तो सुप्रीम कोर्ट से ही कोई ऑर्डर और जजमेंट आ सकता है जहां से एक नैरेटिव बने। और इसी की पुरजोर कोशिश पिछले कई सालों से चल रही है, लेकिन अब संकट यही है कि इनके हाथ कुछ लग नहीं रहा है। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि इस मसले में, इलेक्टोरल बॉन्ड वाले में क्या कुछ होता है और उससे किस तरह का नैरेटिव बनता है। कहीं ऐसा ना हो कि वैसा ही नैरेटिव बने जैसा अभी पीछे बनता रहा है और उसमें विपक्ष ही घिर जाए। लेकिन ये तो उस समय पता ही चलेगा, पर अभी तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि दर्द किस बात का है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करिए, और मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए। फिर कहूँगा वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए।